देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री का मॉडल पेपर हम आपको दे चुके हैं ना, तो हमारे प्रश्न जितने भी हैं सबका हम आपको सॉल्व कराएंगे, और जितने भी प्रश्न हैं लगभग 100% आने की संभावना है। इन्हीं प्रश्नों में से आपके पेपर में आ सकता है। ठीक, मान लीजिए हमारा सबसे पहले 5 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। जैसे पहला प्रश्न आपका दिया गया है मॉडल पेपर के अनुसार कि जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो वो त्रुटि कहलाती है। इनमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि फ्रैंकल दोष, रिक्तिका दोष, या यफ केंद्र या स्टॉकियोमेट्री ना। इसमें आपका विकल्प कौन सा सही होगा? यफ केंद्र। कौन सा विकल्प सही होगा बच्चों? यफ केंद्र। इसी तरीके से अगर अगला क्वेश्चन हमारा लिखा गया है कि स्टार्च के जल अपघटन से बनता है लैक्टोज, फ्रक्टोज, मल्टोज या सुक्रोज ना। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ग्लूकोज। इसी प्रकार दिया गया कि आसुत या शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.58 या 50 या कुछ भी दिया गया, लेकिन उसी में से एक विकल्प आपको दिया रहा होगा कि 55.56। तो आपका उत्तर क्या होगा सही? 55.56। देखिए बच्चों कैसे सही होगा, क्योंकि 1 मिलीलीटर बराबर होता है हमारा 1000 मिली, यानी 1000 मिलीलीटर ना। और बात अगर हम जल की, तो जल का हमारा सूत्र क्या होता है? H2O। अब अगर हम H2O का बाहर निकालेंगे तो हाइड्रोजन 1 नंबर पर यानी 1 डूब के 2 प्लस ऑक्सीजन हमारा 8 नंबर पर, 8 दूनी 16, यानी कहने का मतलब टोटल अनुभार इतना इसका कितना हुआ? 18। अब अगर हम 1000 में अगर 18 से भाग कर देंगे तो 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, 18 पंचे 55.56। तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? 55.56। ठीक, इसी प्रकार जैसे हमारा क्वेश्चन लिखा गया कि ए बी सी डी के विभव क्रमशः दिए गए हैं 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3.4 वोल्ट तथा -0.76 वोल्ट। तो इसकी घटती सक्रियता का मान, तो देखिए बच्चों सबसे कम वोल्ट किसका है? तो सबसे ज्यादा देखिए पहले पॉजिटिव वाला कौन सा है हमारा? 1.5, फिर 3.5, फिर -0.0, फिर -0.76। कहने का मतलब इसमें विकल्प कौन सा सही होगा? ए बी, बी नहीं सॉरी सी, फिर डी और बी, यानी कहने का मतलब जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया था वही इसमें क्या होगा? सही। ठीक, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन दिया गया कि कौन सा यौगिक फैलिंग विलयन से अपचित नहीं होता। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे HCHO, CH3CHO, C2H5OH, यानी कुछ भी लिखा रहेगा, लेकिन उसी में से एक ऑप्शन आपको ये भी दिया रहेगा कि CH3COOH। तो बच्चों जो हमारा फेलिंग विलयन के साथ कौन सा तत्व ऐसा है, कौन सा यौगिक ऐसा है जो क्रिया नहीं करता, तो हमारा एसिटी कम होगा, यानी CH3COOH। ये विकल्प आपका सही होगा। ठीक, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हमारा है कि NaCl के क्रिस्टल में Na+ की समन्वय संख्या कितनी है। इसमें भी आपको कई ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन उसी ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन ये भी मिलेगा जिसमें 6 लिखा होगा, तो वही 6 वाला हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक, इसी तरीके से अब आगे क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है? बहुविकल्पी जो 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा लिखा गया कि फ्रैंकल दोष या साटकी दोष, फ्रैंकल दोष तथा साटकी दोष में अंतर बताइए, या दोनों की परिभाषाएं लिखिए ना। हमारा जो प्रश्न उत्तर नंबर 2 का कि साटकी दोष तथा फ्रैंकल दोष में अंतर बताइए ना, तो दोनों की हम परिभाषा लिख लेंगे। साटकी दोष की परिभाषा हम आपको क्या बता रहे हैं कि ऐसा दोष जिसमें धनायन ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थान से लुप्त होने के कारण, निर्मित रिक्त स्थान होने के कारण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? साटकी दोष कहते हैं। और जो इनकी समन्वय संख्या होती है दोनों की क्या होती है? समान होती है। ठीक, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि फ्रैंकल दोष ना। फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि यह दोष जो होता है वो सिर्फ आयनिक ठोस में पाया जाता है ना, यह दोष आयनिक ठोस में पाया जाता है, और इनके आयन अपने वास्तविक स्थान से लुप्त होकर अंतराकाशी में चले जाते हैं। कहाँ पर चले जाते हैं? अंतराकाशी में चले जाते हैं, और इनके आकार में अत्यधिक अंतर होता है। कहने का मतलब जो इनका पहले का आकार होता है वह उससे, और जो उनके अंतराकाशी में जाने वाला जो आकार होता है, इन दोनों में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि राउल्ट का वाष्पदाब नियम बताइए ना। तो अगर राउल्ट के वाष्पदाब के नियम की हम बात करें तो हमारा क्या होगा कि अवाष्पशील पदार्थों के विलयन के लिए वाष्पशील विलयन का दाब उनके मोल प्रभाज के बराबर होता है। कहने का मतलब P0 माइनस PS/P0, यानी N/N कैपिटल N, जहाँ N क्या है? स्मॉल n विलेय के मोलों की संख्या है, और स्मॉल n
विलेय के मोलों की संख्या जब थी तो कैपिटल एन हमारा क्या हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन क्या है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो विलायक के 1000 ग्राम में 1 मोल घोलने पर जो उनके क्वथनांक में वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक। इसे हम Kb से प्रदर्शित करते हैं। और अगर हम बात करें मोलर उन्नयन स्थिरांक, ये हमारा क्या था, मोलर था, और ये हमारा क्या है, मोलर। तो हमको आगे कुछ नहीं करना है, जहां पर हम 1000 ग्राम लिखे तो वहीं पर क्या करेंगे 100 ग्राम। कि किसी विलायक के 100 ग्राम में 1 मोल घोलने पर उनके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि हमारी मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाते हैं। इसे हम टीबी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला कि कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम क्या है कि अनंत तनुता पर किसी भी पदार्थ की मोलर चालकता उसके धनायनों तथा ऋण आयनों के कुल योग के बराबर होती है। कि लेमडा इनफाइनाइट बराबर लेमडा एम प्लस प्लस लेमडा एम माइनस, यानी एक धन आवेश और ऋण आवेश, जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो इसकी मोलर चालकता और इन दोनों की मोलर चालकता दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। तो जब धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो उससे जो हमारी श्रेणी प्राप्त होती है वही हमारी क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। अभी जो हमारा एक बहुपकलिपी प्रश्न आया था कि ABCD में कि -1.5 वोल्ट 2 वोल्ट ऐसे से करके दिया था ना, तो उसमें क्या था कि जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा था उसको हम उसका क्रम पहले किए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक, समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि अभिक्रिया की कोट किसे कहते हैं तथा कोट और आणविकता में अंतर बताइए ना। तो किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारक की सांद्रता के पदों के कुल घातों का योग होती है। ठीक, अगर हम बात करें कोट तथा आणविकता में अंतर, तो बच्चों जो हमारी कोट होगी अभिक्रिया की वो शून्य हो सकती है लेकिन आणविकता शून्य नहीं हो सकती। इसी प्रकार हमारा दूसरा बिंदु क्या होगा कि कोट हमेशा धनात्मक होती है लेकिन आणविकता धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। फिर कोट जो हमारी होती है वो भिन्नात्मक होती है, कि भिन्न में ही आएगी, भिन्न में भी आ सकती है, लेकिन जो आणविकता होगी वो हमेशा पूर्ण संख्या में होगी, जैसे 1 2 3 4, यानी वो भिन्नात्मक नहीं हो सकते। इसी प्रकार अगला हमारा क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हार्डी-सूजे का नियम क्या है ना। तो अगर हम हार्डी-सूजे के नियम की बात करें तो इसमें बताया क्या गया है, हार्डी-सूजे ने क्या बताया कि विपरीत आवेशित आयनों की संयोजकता उतनी जितनी अधिक होगी, विपरीत आवेशित आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होगी स्कंदन क्षमता उसकी उतनी ही अधिक होगी। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम हुआ, एल्युमिनियम क्या होगा कि 13 नंबर पर है, इसमें +3 आवेश पाए जाएंगे। एल्युमिनियम की स्कंदन क्षमता ज्यादा होगी किससे, सोडियम से, क्योंकि सोडियम पर 1 धन आवेश पाया जाता है और एल्युमिनियम पर 3 आवेश पाया जाता है। ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पेप्टीकरण टिप्पणी लिखना है। तो पेप्टीकरण क्या है कि किसी ताजे अवक्षेप में विद्युत अपघट्य मिलाकर उसके कोलॉइड विलयन में जो परिवर्तन किया जाता है वही हमारा क्या है, पेप्टीकरण। कहने का मतलब बच्चों जैसे दूध से दही बनना, यही सब है हमारा पेप्टीकरण की परिभाषा के मुताबिक उदाहरण। ठीक, इसी प्रकार टिंडल प्रभाव, जब आप किसी कोलॉइडी विलयन में प्रकाश पुंज यानी प्रकाश की किरणों का समूह जब आप कोलॉइडी विलयन में भेजते हैं तो देखते हैं कि जो पिछला मार्ग होता है वो सब पूरा नीला दिखाई देने लगता है और उसमें क्या होता है कि एक शंकु का आकार बन जाता है। और यही परिघटना अर्थात यही प्रभाव कौन सा प्रभाव कहलाता है, टिंडल प्रभाव। अब अगर हम बात करें ब्राउनी गति की, तो किसी भी विलयन की टेढ़ी मेढ़ी गति ना, किसी भी विलयन की टेढ़ी मेढ़ी गति क्या कहलाती है, ब्राउनी गति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं, इनका उदाहरण बताइए और इनका उपयोग भी बताइए। तो बच्चों उत्कृष्ट गैसें मतलब अक्रिय गैसें, जो गैसें किसी अन्य गैसों के साथ क्रिया नहीं करती उसे हम क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें। इसका उदाहरण जैसे हीलियम हो, तो हीलियम का उपयोग कहाँ करते हैं, गुब्बारे में और गोताखोरों में। इसी तरीके से अगला हमारा क्या हुआ, नियान। नियान का उपयोग कहाँ करते हैं, विसर्जन नली में, या फिर जो हमारी प्रदीप्त बल्बें लगी होती हैं यानी जो चमकदार होती हैं जो कई रंगों में परिवर्तित होती हैं उनमें प्रयोग किया जाता है नियान का उपयोग। ठीक, क्वेश्चन अगला हमारा क्या कि संक्रमण तत्व क्या है, अर्थात ये रंगीन गुण ही प्रदर्शित क्यों करते हैं। तो डी ब्लॉक में जितने भी तत्व पाए जाते हैं वो सब क्या होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं।
ये रंगीन गुण इसलिए प्रदर्शित करते हैं कि जो डी कक्षक के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और डी कक्षक के निम्न स्तर वाले ऊर्जा से उच्च स्तर वालों की ओर जाते हैं ना। यही कारण है कि डी ब्लॉक के तत्व जितने भी होंगे सब कैसे दिखाई देंगे, रंगीन दिखाई देंगे ना। और D1 से लेकर D9 तक के तत्व सब रंगीन दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है कि सिडविक का प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है। तो कोई धातु उतनी ही संख्या में आबंध बनाता है जितना कि उसके संकुल के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अगर संकुल के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी तो बंध उसका ज्यादा बनेगा, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी तो वह कम बंध बनाएगा। और जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्नर सिद्धांत की अवधारणाएं, तो बच्चों इसका पहला पॉइंट क्या आता है कि ये दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, एक तो प्राथमिक संयोजकता, दूसरा द्वितीयक संयोजकता। और जो हमारी प्राथमिक संयोजकता होती है वो हमेशा आयनीय होती है और जो द्वितीयक होती है वो हमेशा अनायनीय होती है। अब अगर हम बात करें प्राथमिक संयोजकता की तो प्राथमिक संयोजकता आयनीय होती जरूर है लेकिन वो ऋण आयन से पूरी तरीके से संतुष्ट होती है। ठीक, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि संरचना है कि CO जो है वो डबल बॉन्ड के माध्यम से क्लोरीन को जोड़ा है 2 बार और एक बार Cl के माध्यम से सिंगल बॉन्ड से ना। इसी तरीके से NH3 जो हमारा है वो 4 बार जुड़ा है, 2 इधर और 2 इधर ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन।